हेलो लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑफ कॉफी एंड क्लोजेट, जहां पर हम अपनी कॉफी के साथ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द बेयर एक्ट आप सबके साथ डिस्कस करते हैं। सो आई होप आप अपनी कॉफी एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 अपने साथ में लेकर बैठे हो। सो स्टार्टिंग वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वही बोलना चाहूंगी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको कुछ नहीं जाता, मेरे को मोटिवेशन मिलती है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चैप्टर 1 के, जो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। मैंने आपको बताया था इन्फोर्समेंट डेट क्या है, 1 मार्च 1964। हमारा जो एक्ट है वो प्रोसीजरल राइट है या सब्सटेंटिव राइट है, तो मैंने आपको बताया था प्रोसीजरल है। हाउएवर सेक्शन 6 जो है वो हमारा सब्सटेंटिव नेचर का है। फिर मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डिफरेंट क्यों है। फिर मैंने आपको बताया था ये 5 टाइप्स ऑफ रिलीफ प्रोवाइड करता है। पहला है रिकवरी ऑफ पोजीशन, सेकंड है हमारा क्या कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जिसको हम आज डील करेंगे। फिर 3 है हमारा रेक्टिफिकेशन, 4 है हमारा रेसिशन एंड 5 है हमारा कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फिर उसके बाद 2 और है डिक्लेरेटरी एंड इंजंक्शन। ठीक है, पिछली बार हमने रिवाइज किया था सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। सेक्शन 5 एंड 6 हमारा रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेक्शन 5 में हम 2 आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 64 एंड आर्टिकल 65। आर्टिकल 64 जो हम आर्टिकल सेक्शन 5 के साथ पढ़ते हैं ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, आर्टिकल 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जब हम सेक्शन 5 ऑफ एसआरए एक्ट के साथ पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि आप रिकवर कर सकते हो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसका टाइम पीरियड होगा, ये हमारी सेटल पोजीशन की बात करते हैं, कोई भी सेटल पोजीशन में है तो उसका टाइम पीरियड होगा 12 इयर्स। और अगर हम लोग क्या कहते हैं आर्टिकल 65 के साथ पढ़ते हैं सेक्शन 5, तो उसका टाइम पीरियड होता है 12 इयर्स। पर हम सेटल पोजीशन के लिए एक और सेक्शन पढ़ते हैं, वो है सेक्शन 6, जहां पर हम सेटल पोजीशन अपना निकाल सकते हैं, और यहाँ पर हमारा जो है क्या कहते हैं लिमिटेशन पीरियड है वो है 6 मंथ्स। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 7 और सेक्शन 8 जो हमारे रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। सेक्शन 7 में बात कर रहा है कि हम कंपेंसेशन एक्सेप्ट कर लेंगे और मूवेबल प्रॉपर्टी भी वापस ले लेंगे। सेक्शन 8 ऐसे 4 सर्कमस्टेंसेस की बात करता है जहां पर हमें कंपेंसेशन की हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। वहां पर क्या क्या था, हमें अगर कोई भी प्लेंटिफ या 4 सर्कमस्टेंसेस थे। पहला है प्लेंटिफ और ट्रस्टी और एजेंट अगर उस से ट्रांसफर करेंगे, क्या कहते हैं प्रॉपर्टी उससे एक्वायर करेंगे, तो वहां पर होगा। सेकंड हमें बोली थी कंडीशंस, कोई भी कंपेंसेशन इन मनी होगा या फिर एडुकेट रिलीफ होगा तो वो अफोर्ड नहीं करेगा तो फिर तब होगा। एसर्टेन एक्चुअल डैमेज एंड कॉज ऑफ लॉस होगा तो फिर भी होगा। फिर उसके बाद अगर रॉन्गफुली ट्रांसफर होगी प्लेंटिफ के थ्रू तो भी वहां पर होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी। अब ऐसे प्रॉपर्टी केसेस में जहाँ पर वो क्वांटिफिएबल नहीं है, उसकी वैल्यू असर्टेन नहीं कर जा सकती, एडुकेट रिलीफ हो उसके कंपेंसेशन को नहीं वो करेगा ट्रस्टी, एंड रॉन्गफुली ट्रांसफर, ये 4 थे। ठीक है, अब चलो आ जाते हैं हम लोग अपने चैप्टर 2 में जल्दी जल्दी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो हमारा जनरल रूल ये है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम जनरली इन्फोर्स नहीं करते हैं। ठीक है, बट देर आर सर्टेन कंडीशन जहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम कहाँ ले सकते हैं कहाँ नहीं ले सकते, ये पूरा चैप्टर उसको बताएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं सेक्शन 9 हमारी बात करता है डिफेंस। देखो हमारे पास जो भी हम जैसे प्लेंटिफ के लिए प्लेंटिफ है हम लोग, और हम डिफेंडेंट को हम लोग सू कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो हम वहां पर उसके पास कोई भी जो डिफेंडेंट है, जो सेकंड पर्सन है, जो डिफॉल्टिंग पार्टी है, उसके पास राइट्स है, वो सारे डिफेंसेस वो इन्वोक कर सकता है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है हमारे पास 1872 में जितने हमारे पास डिफेंस है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने मेरे प्रॉपर्टी में डिफॉल्ट मतलब वो डिफॉल्ट हुआ है। ठीक है, जो है मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपसे इन्फोर्स कराना चाह रही हूँ। अब आप डिफेंस लेकर आओगे, भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फर्स्ट डे से ही इन्फोर्सेबल नहीं था बिकॉज इट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसने मेरे से अंडू इन्फ्लुएंस से ही वो करा था, क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था। अब देखो आपने ये करा तो आपके पास ये डिफेंस अवेलेबल है, तो सारे इन डिफेंसेस को जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या लॉ में हमारे पास अवेलेबल है, इन सारे को बार नहीं करता, ये सारे हमारे चलते हैं डिफेंस में। ठीक है, एक सेकेंड में पानी पी लूं। ओके, सेक्शन 9 हमारी बात करता है कि डिफेंस हमारे पास सारे जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो सारे अवेलेबल है। सेक्शन 10 बात करता है कि कोर्ट जो है मैंडेटरीली, इसमें मैंडेटरीली कौन सा वर्ड यूज हुआ, शैल करेगा, क्या कहते हैं शैल क्या करेगा, स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड करेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करेगा, पर
इसको सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस है। कौन कौन से? 11 to 14 एंड 16, ये 3 प्रोविजंस है जिसमें वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्स नहीं करा सकता। हम आगे पढ़ के देखेंगे। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं 11(2) में क्या है। जब भी कोई ट्रस्टी जो है वो एक्सेस ऑफ पावर या फिर वो क्या कहते हैं रॉन्गफुली उसने प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफर कराई होती है तो वहां पर नहीं लेगा। सेक्शन 14 में बोल रहा है जब कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सेबल ही नहीं है तो वहां पर भी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया एग्जाम्पल में। सेक्शन 16 पर्सनल बार से टू रिलीज, पर्सनल परफॉर्मेंस कब कब रिलीज करते हैं, वो क्या कहते हैं बार करता है। तो हमारा सेक्शन 10 हो गया, ठीक है। सेक्शन 9 डिफेंस का है। सेक्शन 10 हमारा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब कब ला सकता है, सेक्शन 11 टू एंड 14 एंड 16। सेक्शन 11 हमारा बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्स है अगेंस्ट ट्रस्टी का परफॉर्मेंस जो है होली या पार्टली हम लोग उसको इन्फोर्स करा सकते हैं ट्रस्टी के अगेंस्ट। ट्रस्ट अगर कोई भी ट्रस्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बट 11(2) हमारा बात करता है कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। अगर उस ट्रस्टी ने जो हमारा स्पेसिफिक परफॉर्म मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एक्सेसिव पावर लिया है या फिर क्या कहते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है तो वहां पर ये इन्फोर्सेबल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा, ठीक है। उस केस में आप वो ट्रस्टी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकता। डिफॉल्टिंग पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम दूसरी पार्टी से क्लेम नहीं करेगा। दूसरी पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिफॉल्टिंग पार्टी से क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है। वहां पर डिफॉल्टिंग पार्टी अपना डिफेंस ले लेगी 11(2) का कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एक्सेसिव पावर है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। सेक्शन 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 12 बात करता है पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उन केसेस में अवेलेबल है। तो देखो 12(1) सीधे सीधे बताता है कि भाई हमारा जनरल रूल है कि हम होली पार्ट परफॉर्म हम लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही एक्सेप्ट करते हैं, पार्टली नहीं करते। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शन सबसेक्शन 2 में दे रखा है कि अगर जो जो पार्ट जो क्या कहते हैं अनपरफॉर्म्ड है वो थोड़ा कम है, उसकी क्वांटिटी कम है और जो दूसरी पार्टी है जो हमारा प्लेंटिफ है उसने एक्सेप्ट कर लिया है कंपेंसेशन, तो यहाँ पर वो पार्ट परफॉर्मेंस हमारा एक्सेप्टेबल है, पार्ट परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर किसको कर रखा है, क्या कहते हैं कौन पार्टी सूट फाइल कर सकती है, कोई भी पार्टी दोनों में से फाइल कर सकती है। जैसे मैंने बोला मैं हूँ आप हो, मैंने आपसे बोला कि मैं आपको स्पेसिफिक रिलीफ पूरा पूरा पढ़ाऊंगी, हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आपने बोला ओके मैं आपको सब्सक्राइब कर दूंगा, ठीक है, और मैं लाइक भी कर दूंगा और कमेंट भी कर दूंगा, ठीक है। पर अब ऐसा हुआ कि क्या कहते हैं मैंने आपको चैप्टर 7 नहीं पढ़ाया जो कि हमारा इंजंक्शन की बात करता है, इंजंक्शन की बात करता है, या फिर कोई भी अनइम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि मैंने आपको पूरा बेरक पढ़ा दिया है तो आप उसका कंपेंसेशन दे दो। तो मैं मतलब जो एक वो लेफ्ट अनपरफॉर्म पार्ट है और उसका कंपेंसेशन मैं आपको दे दूंगी। तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं अब आपसे मांग सकती हूँ भाई अब मैंने आपको दिया है आप कम से कम सब्सक्राइब तो कर दो, ठीक है। मैं अपना जो परफॉर्म किया है मैंने जो पार्ट उसका आपसे कंपेंसेशन तो मांगूंगी। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि भाई दोनों पार्टी में से कोई भी सू कर सकता है, आप कंपेंसेशन मांग सकते हो, मैं अपना अवार्ड मांग सकती हूँ जितना मैंने पार्ट परफॉर्म किया, ठीक है। सिंपल सी बात हुई। अब ये सब सेक्शन 2 में यही बोला है जो लेफ्ट अनपरफॉर्म पार्ट है वो थोड़ा कम है, जो कि छोटा है स्मॉल प्रोपोर्शन में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। सेकंड केस क्या आता है, सेकंड केस आता है कि जो मेरा जो मैंने लेफ्ट जो हमारा लेफ्ट अनपरफॉर्म पार्ट है वो बहुत कंसिडरेबल है कॉन्ट्रैक्ट के लिए और कॉन्ट्रैक्ट उससे ऊपर नहीं होगा और आपने मना कर दिया, जैसे मैंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको पढ़ाने से मना कर दिया। तो आपने बोला कि भाई तुम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से वो तो क्रक्स ऑफ द एक्ट है ना, वही तो उससे तो ज्यादा क्वेश्चन बनता है। अब मैंने आपको बोला तो आपने बोला ठीक है कि क्या कहते हैं मैं तो कंपेंसेशन नहीं लूंगा, आप ये परफॉर्म करके ही दो। अब वहां पर मुझे परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। आप मेरे से मांग सकते हो मेरे से परफॉर्मेंस, यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके पास राइट है कि आप मेरे से परफॉर्मेंस मांग सकते हो इस केस में, ठीक है। जब आप क्या हो आप मैं रेडी टू कम्पेंसेट हूँ पर आप एडमिट नहीं करते मेरा क्लेम, ठीक है। द डिफॉल्टिंग पार्टी जो मैं हूँ अब मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आपसे नहीं मांग सकती, अदर पार्टी हु इज नॉट एज डिफॉल्ट वो परफॉर्मेंस के लिए मांग सकता है। इफ यू कैन नॉट कम्पेंसेट, अगर मैं आपको कम्पेंसेट नहीं कर सकती हूँ तो आप क्या करोगे, मेरे को कंसिडरेशन पे कर दोगे और कोई सूट फाइल नहीं करोगे फर्दर, ठीक है। अगर आप जो है वो लार्ज अमाउंट अगर जो नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी लार्ज अमाउंट एक्सेप्ट कर रही है तो आपने अपना रिलिंग्विश कर दिया क्लेम, अब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते क्योंकि आपने लार्ज अमाउंट एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है।
सबसेक्शन 4 क्या कहता है? सबसेक्शन 4 कहता है कोई भी पार्ट जो है वो अगर एक बार रीड कर लेते हैं, व्हेन अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज टेकन बाय इटसेल्फ कैन ऑट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड स्टैंड ऑन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फूटिंग। कोई भी ऐसा परफॉर्म्ड अनपरफॉर्म पार्ट है जो कि दूसरा पार्ट था, अदर पार्ट, जैसे मैंने आपसे बोला कि चलो ठीक है मैं आपको बेरक के सारे प्रोविजंस पढ़ाऊंगी पर मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगी केस लॉ। अब मैंने केस लॉ बाद में पढ़ाने के लिए मना करते हैं बिकॉज ये बेरक का पार्ट तो चलो ठीक है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन अच्छी बात है, बहुत मतलब आप पढ़ो, पर मेरा जो मेन है क्रक्स है आपको बेरक पढ़ाने का है ना, तो मैंने अगर वो मना कर दिया तो ठीक है, आप मेरा ये वाला पार्ट परफॉर्मेंस बेरक का एक्सेप्ट कर सकते हो। आपको अगर ठीक है मैम आप केस लॉ में पढ़ाओ, हम कहीं और से पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो मेरा पार्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन 13 की। सेक्शन 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है ये इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, हमारे परचेजर और लेसी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। उन परचेजर और लेसी का प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट जिनके पास कोई भी टाइटल, जिन्होंने जो प्रॉपर्टी एक्वायर की होती है सेलर से, सेलर के पास कोई टाइटल नहीं होता या फिर इम्परफेक्ट टाइटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेलर के पास या तो कोई टाइटल नहीं होगा या फिर कोई इम्परफेक्ट टाइटल होगा, तब होगा। तो इसमें हम लोग 4 केसेस पढ़ेंगे, 4 सिनेरियोज पढ़ते हैं जिसमें हम लोग सेक्शन 13 की बात करते हैं। पहला जो है 4 राइट्स ऑफ बायर दे रखा है। पहला जो है उसमें क्या होता है, राइट ऑफ फ्यूचर टाइटल। अगर सेलर ने कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद कहा कि ठीक है, जैसे उसने एक्वायर की कि 4 दिन बाद मेरे पास वो आ जाएगी प्रॉपर्टी, मैं आपको वो तब ट्रांसफर कर दूंगा। तो फिर अब 4 दिन बाद कुछ ऐसी बात हो गई या फिर ट्रांसफर करने को उसने मना कर दिया, कोई भी बात हो गई, तो फिर यहाँ पर वेंडर और लेसर जो है वो इन्फोर्स करा सकते हैं कि भाई आपको अब वो फ्यूचर में ट्रांसफर करनी है प्रॉपर्टी, उसका सेल करना है या फिर जो भी है वो करना है। ठीक है, ये हमारा ये वाला जो है 13(1) ये हमारा फीडिंग ऑफ किससे करते हैं, फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉकहोल्डर, कि आपने प्रॉपर्टी देने का वादा किया था तो आप दो। ठीक है, हमारा 13(1) फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉकहोल्डर की बात करता है। अब यहाँ पर आपको सेल करनी ही पड़ेगी, आपने पहले वादा किया था फ्यूचर टाइटल ट्रांसफर करो, अब इंटरेस्ट ट्रांसफर करो। सेकंड केस बात करता है राइट टू कॉन्करेंस। अगर सेलर ने अदर पर्सन को बोला है कि क्या कहते हैं, सेलर को ट्रांसफर करना है इंटरेस्ट, और वहां पर उसके पास एक उसने बोला कि एक कंडीशन रखी है, वैलिडेशन चाहिए उसको, किसी का सिग्नेचर और टाइटल चाहिए, तो बायर सेलर को क्या कहते हैं फोर्स कर सकता है कि आपको कन्वेंस प्रोक्योर करे, मतलब वो साइन और वो क्या कहते हैं वैलिडेशन प्रोक्योर करे और फिर उसके बाद ट्रांसफर करो प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर थर्ड बोलता है राइट टू क्लियर मॉर्गेज। अब आप बायर हो, आप इस प्रिजम्पशन में थे कि जो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी वो अनकम्बर्ड मिलेगी, मतलब अनइनकम्बर्ड मिलेगी, कोई भी उसके ऊपर कोई भी प्लेज या फिर कोई भी उसके ऊपर कोई भी राइट्स या लाइबिलिटीज अटैच नहीं होगी, उसके लाइबिलिटीज या किसी की अटैच नहीं होगी। पर जो ये होता है उसको लगता है, वेंडर को लगता है, यहाँ पर जो सेलर है उसको लगता है कि भाई हाँ अगर मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा 2 दिन बाद ये अनइनकम्बर्ड हो जाएगी, और ये मॉर्गेज दूसरे वेंडर पे ट्राई करता है ट्रांसफर करने का। तो यहाँ पर उस क्वालिटी एक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है कि अगर वो उसके पास बायर के पास राइट है कि वो बोलेगा कि भाई ये मॉर्गेज अपना पे करो और फिर मुझे प्रॉपर्टी वापस ट्रांसफर करो। ठीक है, फिर उसके बाद राइट टू रिफंड और लेन। अगर इस प्रॉपर्टी पे क्या कहते हैं लेन लगा हुआ है और उसके पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर सेलर को किसी ने सू करा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए और लॉसेस के लिए, बैड टाइटल के लिए, उसकी प्रॉपर्टी लेन हो गई है, तो यहाँ पर सेलर जो है अपना डिपॉजिट वापस मांग सकता है, कह सकता है मुझे वापस दो। सब सेक्शन 2 कहता है, ये जो हमारा सेक्शन 13 का 1 है जितना भी है, पहला क्या है, पहला है वो सेलर कहेगा कि सेल करो भाई, ट्रांसफर करो प्रॉपर्टी और उसका इंटरेस्ट ट्रांसफर करो। सेकंड कहेगा कि वैलिडेशन लेकर आओ, साइन लेकर आओ। थर्ड कहेगा मॉर्गेज हटाओ। फोर्थ कहेगा कि भाई अब मेरा पैसा ही वापस दे दो, हमारा क्योंकि बैड टाइटल है इसका, तो फिर वो पैसा वापस दे दो। तो ये सारी चीजें हमारी हायर और मूवेबल सेल फॉर हायर और मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी हमारी एप्लीकेबल है। सेक्शन 9 हमारी बात कर रहा है, ठीक है, डिफेंस की। सेक्शन 10 हमारी बात कर रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, कौन कौन से नहीं है। 11 ट्रस्टी की बात कर रहा है। 12 हमारी बात कर रहा है पार्ट परफॉर्मेंस की। एंड 13 बात कर रहा है हमारा किसी भी सेलर या के पास इम्परफेक्ट टाइटल होता है या नॉन परफेक्ट टाइटल होता है, तो उसमें राइट्स क्या क्या होंगे बायर्स और लेसी के। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा है क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। सारे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो सकते हैं वो सारे। देखो यहाँ पर हमने सेक्शन 13 में पार्ट पढ़ा ना, तो सेक्शन देखो 12 में हमने बोला, पहले हमने 10 में पढ़ा कि कैसे स्पेसिफिकली इन्फोर्स होगा, 11 में पढ़ा
ट्रस्टी के खिलाफ भी हो रहा है, 11(2) में एक्सेप्शन पड़ा। पार्ट परफॉर्मेंस भी कैसे इन्फोर्स हो रहा है, 12 में पड़ा। सेक्शन 13 में बोला कि कैसे बायर अगर परफेक्ट टाइटल मिले तब भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मांगेगा, ठीक है। सेक्शन 14 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स। यहाँ पर हमारा 13 पे खत्म हो जाता है। अब जो हेडिंग आ रही है वो है कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। जो मैंने आपको बताया था सेक्शन 10 का जो एक्सेप्शन दे रखे हैं ये वो ही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकते, तो अगर आपने किसी से भी सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस आपने एक्सेप्ट कर लिया है अंडर सेक्शन 20, हम आगे पढ़ेंगे। जब आपने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होता है, बेसिकली आप कह देते हो ठीक है तुम मत परफॉर्म करो तो दूसरा पर्सन परफॉर्म कर लेगा। अब जब आपने थर्ड पर्सन का परफॉर्मेंस एग्री कर लिया है तो वहां पर आप उस पर्टिकुलर पर्सन से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्यों ही मांगोगे, है ना। तो सेक्शन 14 यही बात करता है कि सेक्शन 20 में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते अगर आपने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अब सब सेक्शन बी क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूअस ड्यूटी विद द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। तो ऐसी ही कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जहां पर आपकी कंटिन्यूअस ड्यूटी चाहिए, आपको कंटिन्यूअस ही करना है और कोर्ट उस चीज को सुपरवाइज नहीं कर सकता, तो वहां पर भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते, ठीक है। पहला हो गया जब आपने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली सेक्शन 20 में, दूसरा हो गया कंटिन्यूअस ड्यूटी एक्सेप्ट कर ली, और तीसरा होगा व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट सो डिपेंडेंट, अगर कोई भी पर्सनल क्वालिफिकेशन पे है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर पर्सनल क्वालिफिकेशन है तो वहां पर आप नहीं इन्फोर्स करा सकते, ठीक है। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसका नेचर डिटर्मिनेबल नहीं है तो वहां पर आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ऊपर, आपको बताया मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ऊपर ऐसे सेक्शन 7 में तो सेक्शन 8 में ऐसे बताया था 4 जहाँ पर प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी आपको वापस चाहिए तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जब आपका मैंने आपको बताया था जब भी प्लेंटिफ से आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की होती है थ्रू ट्रस्ट एंड एजेंट। सेकंड मैंने आपको बताया था जब उसका प्रॉपर्टी का अमाउंट सर्टेन ना हो पाए या फिर प्रॉपर्टी बहुत वैल्यूएबल हो। और फोर्थ मैंने आपको बताया था जब वो आपने रॉन्गफुली प्लेंटिफ से ट्रांसफर कर ली, ठीक है। सेक्शन 14 में भी 4 कंडीशंस की बात करता है कब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्स नहीं करा सकते। देखो पर्सनल क्वालिफिकेशन पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पर आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। सेक्शन 20 में जब आपने सब्सटीट्यूटेड पार्टी का एक्सेप्टेंस ले लिया तो क्यों कराओगे, कंटिन्यूअस ड्यूटी का वो है तो नहीं करा सकते। और अगर नेचर आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट का तो आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। 14 ये बात करता है पावर टू कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स। अब ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर हाँ आप एंगेज एक्सपर्ट्स को बुला सकते हो अगर आपको स्पेसिफिक इशू है, एक्सपर्ट ओपिनियन का ले सकते हो कि भाई इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगेगा या नहीं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो इन्फोर्स करा सकते हैं या नहीं, ठीक है। ये बहुत आता है क्वेश्चन, ये बहुत आता है कि पर्सनल क्वालिफिकेशन के बेस पे कोई क्या कहते हैं वो है तो आप करा सकते हैं या नहीं, तो इसमें आपको बताना है। पार्ट परफॉर्मेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से केसेस में पार्ट परफॉर्मेंस आप इन्फोर्स करा सकते हो। मैंने आपको 3 बताए, सबसे पहले कम है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया जब उसका क्या कहते हैं डिजायरेबल पार्ट वो है क्या कहते हैं परफॉर्मेंस का है, और तीसरा मैंने आपको बताया, तीसरा क्या बताया था मैंने आपको, जब आप लार्ज अमाउंट अपना एक्सेप्ट कर लेते हो और रिलिंक्विश कर लेते हो उसको पार्ट का, ठीक है। और इंडिपेंडेंट पार्ट है, सॉरी थर्ड तीसरा है जब इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सेक्शन 14 तक हो गया। अब एक नया हम लोग पार्ट शुरू करेंगे चैप्टर 2 में, पर्सन और अगेंस्ट होम कॉन्ट्रैक्ट में भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। अब ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस किस के अगेंस्ट इन्फोर्स कर सकते हैं, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं। सेक्शन 15 हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑब्टेन बाय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कौन कौन दे सकता है, कोई पार्टी दे सकता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव दे सकता है और प्रिंसिपल दे सकता है। अगर उसका कोई भी तो वो क्या कहते हैं जो भी प्रिंसिपल का सबऑर्डिनेट होता है वो के अगर अगेंस्ट वो हुआ तो उसका प्रिंसिपल देगा, उसको एम्प्लॉयर कहते थे शायद, प्रिंसिपल और एम्प्लॉयर है ना, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। कॉन्ट्रैक्ट विद सेटलमेंट ऑफ मैरिज है, और कॉम्प्रोमाइज और डाउटफुल राइट्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, तो इसमें बेनिफिशियरी दे सकता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का हो रहा है तो फिर वहां पर बेनिफिशियरी अपना वो दे सकता है, क्या कहते हैं वहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे सकता है, मतलब मनी दे सकता है। मैरिज में क्या होता है फॉर्स डाउरी का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है और किसका होता है तो वहां पर बेनिफिशियरी दे देगा, कहेगा मैं दे दूंगा इसकी तरफ से, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू द बाय टेनेंट फॉर लाइफ। रिमाइंडर मैन कौन होता है, देखो रिमाइंडर मैन बताती हूँ। जैसे एक कंडीशन आपको बताती हूँ, जैसे ए और बी है,
ठीक है। अब ए ने बोला कि भाई मेरी लाइफ टाइम में आप अपने पास ये रख लो, बी उससे रिलेटेड नहीं है, ए से उसने कहा टीनेंट आप रहोगे मेरी लाइफ टाइम में। अब बी की डेथ हो जाती है, क्या बी के लीगल हेयर के पास जाएगी प्रॉपर्टी? नहीं ना, ए के लीगल हेयर के पास आएगी ना, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास आएगी ना। तो इसी को ही कहता है रिमाइंडर मैन, कि जो बचा हुआ पीरियड है उसमें वो ए के पास जो होगा ओरिजिनल ओनर था उसकी प्रॉपर्टी इसके पास ही वापस आ जाती है। ठीक है। रिविजनर, रिविजनर क्या होता है? अल्टीमेट बेनिफिशियरी होता है, वो भी हमारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए हमारा इंटाइटल होता है। एलएलपी है तो न्यू एलएलपी तो विल बी अराइजिंग इज एलएलपी। अगर एमएलके 2 या एलएलपी 2 में है तो न्यू एलएलपी को भी हम लोग वो कर सकते हैं। कंपनी एमएलके 2 है तो न्यू कंपनी को भी इन्फोर्स कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, और प्रमोटर को कर सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी आप देख लो। पार्टी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मैरिजेस में बेनिफिशियरीज, रिमाइंडर मैन, रिविजनर, रिविजनल, एलएलपी में एमएलकेटेड एंड न्यू कंपनी। ठीक है। सेक्शन 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल बार टू रिलीफ। कब कब पर्सनल बार आपको रिलीफ के लिए इन्फोर्स करना पड़ेगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन फेवर ऑफ ए पर्सन। कौन कौन से फेवर में नहीं कर रहा? जिसने सब्सिट्यूटेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया। मैंने आपको सेक्शन 14 में बताया, भाई उसने थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट कर लिया, वो उस पर्टिकुलर पर्सन से क्यों ही एक्सेप्टेंस मांगेगा? हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, अब वही वो परफॉर्म ही नहीं कर सकता तो क्यों ही परफॉर्म करेगा? Who fails to be performed or has always been ready to and willing to perform essential jobs। उसमें फेल हो गया परफॉर्मेंस में एंड एसेंशियल टर्म्स के लिए हमेशा वो एग्री है, तो वहां पर वो भी नहीं परफॉर्म कर सकता। ठीक है। सेक्शन 20 वाला हो गया, और इनकैपेबल हो गया, और हु फेल्स टू परफॉर्म। ठीक है। Where a contract involves the payment of money, it is not essential that the plaintiff to actually tender to the defendant or deposit in court। जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर मनी इन्वॉल्व है, तो प्लेंटिफ को वो क्या कहते हैं, डिफेंडेंट से एक्चुअली पैसा नहीं जरूरी नहीं है कि वो डिफेंडेंट से एक्चुअली पैसा ले या कोर्ट में डिपॉजिट कराए मनी। अब जब तक वो कोर्ट डायरेक्ट नहीं करता, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है कि वो कोर्ट डायरेक्ट नहीं करता, जब तक वो जरूरी नहीं है कि वो पैसे प्लेंटिफ को वापस देते। ठीक है। अब देखो, पर्सनल बार कब दे रखा है? जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं अपना पार्ट हूँ रेडी करने के लिए, पर पार्ट रेडी करने के लिए, पर आप ही एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे। तो यहाँ पर जो है, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है पेमेंट ऑफ मनी इन्वॉल्व है, तो जरूरी नहीं है कि आपको प्लेंटिफ को बिना कोर्ट के ऑर्डर के पैसे दे दो। जब तक आप बोलोगे नहीं प्लेंटिफ अपना पार्ट भी करे भाई, जब आप अपने वो भी पैसे दे वापस जो है, तो इसमें आप इन्फोर्स करा सकते हो। सेकंड क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ मस्ट प्रूफ कि वो रेडी था परफॉर्मेंस बिलिंग मतलब परफॉर्म करने के लिए। अगर ये बोलेगा, क्या कहते हैं, प्लेंटिफ कहेगा कि वही मैं अपना परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी था, भाई दूसरी पार्टी की तरफ से भी डिफॉल्ट हुआ है, तो यहाँ पर वो पर्सनल बात टू रिलीफ है। सेक्शन 17 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी ओन बाय वन हु हैज नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। अब जो कॉन्ट्रैक्ट किया किसी ने प्रॉपर्टी का या सेल किया जिसके पास टाइटल ही नहीं है, तो वो स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं है। When I already don't know that I cannot enforce the title, when I am not in capacity to enforce the title, but he is in the relief। एक बार सेक्शन 17 पढ़ के देखते हैं। देखो, a contract to sell or let any immovable property cannot be specifically enforced in favor of vendor or lessor who knowing not to have that। अब अगर भाई ये तो कैविएट एम्प्टर वाली बात हुई, अगर आपको पता है, आप वेंडर हो, आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे उसमें है ही नहीं, तो तब भी आप ये ट्रांसफर मांग रहे हो, तो फिर ये तो आपकी गलती हुई। तो वहां पर आप ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं इन्फोर्सेबल करा सकते, जो हमने अभी सेक्शन 13 में पढ़ा था ना। तो वहां पर आप यहाँ पर इन्फोर्स नहीं है। अगर आपको नॉलेज है कि ये प्रॉपर्टी इनकम्बेंस में थी या फिर ये आपने ऑलरेडी सेल कर दी थी, तो एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बिलीविंग दैट ही हैड द गुड टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी कैन नॉट एट द टाइम फिक्स्ड बाय द पार्टीज और बाय द कोर्ट और बाय द कंप्लीशन ऑफ द सेल लेटिंग गिव द परचेजर और लेसर टाइटल फ्री फ्रॉम डिस्प्यूटेबल डाउट। अब दूसरे कोर्स में बोल रहे हैं कि भाई आपको पता था उसके पास कैपेसिटी नहीं है, और वो गुड पर उसको ये बिलीफ है।
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हाँ, तो अब सेक्शन 17 हम लोग बात करते हैं। सेक्शन 17 बात कर रहे थे कि देखो सेक्शन 13 में तो बायर्स और लेसी का इंटरेस्ट सेव करते हैं, पर यहाँ पर सेलर का इंटरेस्ट सेव करते हैं कि सेलर रिफ्यूज कर सकता है। पहला है कि उसको पता था कि क्या कहते हैं, बायर को पता था कि उसके पास प्रॉपर ओनरशिप नहीं है। दूसरा था कि जब बायर को खुद भी नहीं पता था कि उसके पास टाइटल है ही नहीं, उसको लगा था आ जाएगा, और वहाँ पर डेडलाइन तक उसको वो अपना फेल हो जाता है कि क्या कहते हैं डाउट्स क्लियर करने पे, तो वहां पर वो बायर जो है, सेलर जो है, वो बायर को के लिए इन्फोर्सेबल नहीं है ये सारी चीजें करने को, जो सेक्शन 13 में दे रखा है। ठीक है, सेक्शन 13 वर्सेस बायर्स राइट है, सेक्शन 17 सेलर्स बार है। ठीक है, सेलर जो है वो स्टॉप कर सकता है सेलर फ्रॉम सुइंग द बायर, stop the seller from suing the buyer to enforce a purchase when the seller cannot deliver a safe and secure title। ठीक है, अब सेक्शन 18 किस चीज की बात करते हैं? सेक्शन 18 बात करते हैं नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन। अब हाँ, कोई भी वेरिएशन हुआ है तो वहां पर कोई भी आप मतलब आप कोई भी क्या कहते हैं परफॉर्मेंस वो नहीं करा सकते, क्या कहते हैं इन्फोर्स नहीं करा सकते। जरा आगे पढ़ते हैं। नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन वेयर द प्लेंटिफ सीक्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विद द डिफेंडेंट सॉर्ट वेरिएशन, डिफेंडेंट ने वेरिएशन कर दिया, प्लेंटिफ कैन नॉट ऑब्टेन परफॉर्मेंस सॉर्ट एक्सेप्ट द वेरिएशन सो सेट आउट। If it is provided on the basis of the evidence, such variation is made under the fraud mistake। अब कब प्लेंटिफ जो है वो इन्फोर्स नहीं करा सकते जब आपने वो प्रूव कर दिया कि ये जो वेरिएशन हुई है कॉन्ट्रैक्ट में, ये आपने फ्रॉड मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट में किया है और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में किया है, और तो फिर आप यहाँ पर इन्फोर्स नहीं करा सकते इसको। Which performance is sought in its terms and effect different of what parties agree to between parties on the basis of which defendant entered into the contract. It is proved that the variation is based on the misrepresentation of fact and mistake of fact। अब इसमें ये बोल रहा है कि आपने वेरिएशन की, अब वो फ्रॉड मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में किया है और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में भी किया है, पर आपने जो वो वेरिएशन किया उससे जो कॉन्ट्रैक्ट का जो ओरिजिनल इंटेंशन था जिसकी वजह से आपने की थी वो पूरा ही चेंज हो रहा है, तो वहां पर वो वेरिएशन हम लोग मानेंगे ही नहीं, और वो क्या कहते हैं जो वेरिएशन है वो मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हम लोग लेंगे ही नहीं। वेयर द रिजल्ट विद द कॉन्ट्रैक्ट वाज फ्रेम्ड इज नॉट कैलकुलेट टू प्रोड्यूस बेस्ड ऑन रियल इंटेंशन टू मेक दैट वेरिएशन। अब जो कॉन्ट्रैक्ट जो फ्रेम हुआ है वो उससे अलग ही है, वेरिएशन से अलग ही है। पार्टीज हैव सब्सिक्वेंटली टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेरिएट्स टर्म्स। अगर पार्टी ने बाद में सब्सिक्वेंटली अपने जो टर्म्स है उसको वेरिएट कर, मतलब बाद में भी एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी ये टर्म्स वेरी कर दिए, तब भी यहाँ पर प्लेंटिफ जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं ऑब्टेन कर सकती कोई भी डिग्री अगेंस्ट द डिपेंडेंट्स। सेक्शन 19 भी सेम बात करता है कि ये किस के खिलाफ इन्फोर्स है या नहीं है। ठीक है, अब जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 20। सेक्शन 20 बात करते हैं हमारे सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, थर्ड पार्टी को आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ठीक है, आप पहले होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप उसी पार्टी से इन्फोर्स कर सकते हो जो कि क्या कहता है अगर जिसने पार्टी ने प्रॉमिस किया है, पर यहाँ पर क्या होता है इसका एक्सेप्शन है। अब आपने नॉन परफॉर्मेंस गैप में क्या है, जो पार्टी जो सफर कर रही है उसको एक ऑप्शन दिया कि हाँ आपको ये सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस आपको ये करके दे देगा, या फिर आपके इसके बदले में ये कर लेंगे, आपकी एजेंसी या फिर आपकी एजेंसी किसी और पर्सन को भेज देगी, तो उसको रिकवर आप वहाँ पर कॉस्ट प्रोवाइड कर सकते हो उस पर्सन को, और पार्टी को बोल सकते हो कि यहाँ पर ब्रीच हुआ है तो आप ये कॉस्ट एक्सेप्ट कर लो, और फिर उसके बाद अगर वो कॉस्ट एक्सेप्ट कर लेगा तो वहाँ से अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो सब्स्टिट्यूट पार्टी हो जाएगा, वो कॉस्ट विद थर्ड पार्टी का परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है 20 में आपको क्या है, अब नोटिस देना है। यहाँ पर आपको जो पार्टी जो सफर से जिसने ब्रीच करा होता है उसको नोटिस देना पड़ता है 30 डेज से प्रायर। ब्रीच से जो होने वाला है उसका जो परफॉर्मेंस से जब मांगा है तो उसको 30 डेज प्रायर करना पड़ेगा कि भाई हम सब्स्टिट्यूटेड पार्टी को आपको भेज रहे हैं, यहाँ पे 30 डेज का है। इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस में, टाइमलाइंस तो सारी इंपॉर्टेंट ही होती है, तो सब्स्टिट्यूटेड पार्टी में सेक्शन 20 में आप 30 डेज से पहले नोटिस भेज सकते हो। पार्टी एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी बाय हिज ओन एजेंसी बाय गिविंग नोटिस, नाउ ही शैल नॉट एंटाइटल टू क्लेम रिलीफ ऑन द स्पेसिफिक पर्सन। अब आप स्पेसिफिक पर्सन से नहीं मांग सकते। सॉरी, ये जो 30 डेज का नोटिस है ये हमारा कौन देगा, नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी देगा, जिसने सफर किया है ब्रीच, वो ब्रीच सफर किया है।
नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी देगा विद इन 30 डेज ऑफ ब्रीच का देगा, विद इन 30 डेज ऑफ ब्रीच के दिन देगा, क्या कहते हैं ब्रीच जिस दिन हुआ है कि अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो तब आपको सब्सटीट्यूटेड पार्टी का ऑप्शन मिलेगा, फिर आप एक्सेप्ट करोगे और वहां पर आप एंटाइटल नहीं हो गए अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपको वो स्पेसिफिक पार्टी से इन्फोर्स करा सको। ठीक है, सेक्शन 20A बात करता है स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। नो इंजंक्शन शैल बी पास्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रांटिंग सच इंजंक्शन में बी डिले द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब ये तो आपको 20A पढ़ के पता चल रहा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, तो वहां पर अगर हम लोग डेवलपमेंट को डिले नहीं कर सकते तो यहाँ पर हम लोग उसके ऊपर इंजंक्शन ऐसे इजीली नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इम्यूनिटी दे रखी है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, फिर सेक्शन 20 बात करते हैं स्पेशल कोर्ट को। स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। कौन स्टैब्लिश करेगा स्पेशल कोर्ट्स? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सॉरी, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल कोर्ट्स होगा वो स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगा विद कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, और स्पीडी डिस्पोजल होगा 12 मंथ्स और 6 मंथ्स और 18 मंथ्स का। ठीक है, सम्मन जाएगा मतलब 12 मंथ्स में इसको डिस्पोजल होना चाहिए। डेट ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन्स कैन बी एक्सटेंडेड टिल 6 मंथ्स और फिर क्या कहते हैं मैक्सिमम कितना जाएगा 18 मंथ्स। ठीक है, सेक्शन 21 जल्दी से पढ़ते हैं। पावर टू अवार्ड कंपेंसेशन। कंपेंसेशन किस किस को अवार्ड करेगा इन सर्टेन केसेस? कुछ कुछ केसेस में कंपेंसेशन अवार्ड कर सकता है। कौन कौन से हैं? इफ द सूट फाइल्ड फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इट कैन पे फॉर कंपेंसेशन एडिशनली। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको नहीं मिल रही है तो आप प्लस कंपेंसेशन मांग सकते हो। जो आपका ब्रीच हुआ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको नहीं मिली है बट द कॉन्ट्रैक्टर हैज ब्रोकन द बाय द डिफेंडेंट, कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रोक किया है डिफेंडेंट ने, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिली है, कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रोक किया है परफॉर्मेंस डिफेंडेंट के, तो पर्सन वहां पर लायबल है कंपेंसेशन के लिए। अगर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब क्या कहते हैं, देखो सबसे पहला है कि आपने ब्रीच किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो वहां पर तो आपको कंपेंसेशन चाहिए ही, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर आपको ग्रांट नहीं की है तो उसमें भी आपको कॉन्ट्रैक्ट में है वो ब्रोकन हुआ है, वहां पर भी आप कंपेंसेशन मांग सकते हो। और अगर कोर्ट स्पेसिफाई करते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ought to be granted, it's not sufficient to satisfy, अगर वहाँ पर कंप्लीट जस्टिस नहीं हो रहा तो वहाँ पर भी कंपेंसेशन कर सकते हो। अब आपको पता है इन सब का क्या कंपेंसेशन का जो हमने पढ़ा है, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा है कि पार्टी को ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए होता है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा जस्टिस, तो वहाँ पर आप कंपेंसेशन दे सकते हो। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ कोर्स 73 ICA के अंदर आपको जो कंपेंसेशन प्रोवाइड करते हो तो वैसे होगा। नो कंपेंसेशन इफ नो क्लेम इन द प्लेंट कैन नॉट एडिट ओरिजिनल प्लेंट कैन अमेंड ऑर्डर 6 रूल 17। ऑर्डर 6 रूल 17 आपको अमेंडमेंट ऑफ द प्लेंट की बात बताता है। जब आपका कोई भी जुरिडिक्शन या कोई भी चीज ऐड करनी होती है तो वहां पर आपका अमेंडमेंट ऑफ द प्लेंट होता है, तो फिर यहाँ पर आप अमेंड कर सकते हो अगर आपको कंपेंसेशन चाहिए तो। सेक्शन 22 बात करता है व्हेन यू आस्क पोजीशन यू कैन आस्क फॉर पार्टीशन टू। जब आप आस्क कर रहे हो पोजीशन आप पार्टीशन के लिए भी आस्क कर सकते हो। एनी रिलीफ में भी इंटाइटल नो रिलीफ क्लॉज है। जब भी आप रिलीफ के लिए मांग रहे होते हो ना CPC में भी, तो वहां पर आप ये भी मांग सकते हो कि भाई हमारे ये वाला भी रिलीफ दे दो, क्योंकि आप एक लाइन लिखते हो कि एनी अदर रिलीफ द कोर्ट में कंसिडर, मतलब कंसिडर वायबल, मतलब वो कहती है कि क्या कहते हैं कोई और रिलीफ अगर कोर्ट को लगता है तो उसमें भी वो भी क्लेम कर दो। तो यहाँ पर पार्टीशन पोजिशन के साथ पार्टीशन भी मांग सकती है। सारे रिलीफ स्पेसिफिकली आपको पता ही है, जो सेक्शन 8 में हम ऑर्डर 8 में पढ़ते हैं कि सारे जो हमारे क्लेम्स है वो जो रिटन स्टेटमेंट है वो सारे स्पेसिफिक डिनाइल में होते हैं, जो होते हैं स्पेसिफिकली तो आपको बताना होता है, आप इवेसिवली नहीं बता सकते। ठीक है, सेक्शन 23 बात करता है लिक्विडेशन ऑफ द डैमेजेस नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर आपको डैमेजेस दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आप नहीं मांग सकते, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ डैमेजेस के लिए भी मांग सकते हो लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, सेक्शन 23 हो गया लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस। सेक्शन 24 बार ऑफ द सूट फॉर द कंपेंसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। डिसमिसल ऑफ द सूट ऑन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब देखो आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डाला, ठीक है, अब आपने उसमें कंपेंसेशन नहीं मांगा। ठीक है, मैंने आपको बोला ऑर्डर टू रूल, जो हमारा ऑर्डर टू रूल 2 और ऑर्डर 1 रूल 1 में क्या होता है कि आप सारे कॉज ऑफ एक्शन जितने भी आपके हो रहे हैं और सारी चीजें हो रही है आप एक में ही डाल के आप दो। अब कोर्ट के पास बार बार टाइम थोड़ी है, तो यहाँ पर बार करता है। अगर सूट आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डाला और वहां पर डिनाई हो गया है तो आप अब क्या कहते हैं कंपेंसेशन भी नहीं मांग सकते। ठीक है, डिसमिसल ऑफ द सूट हो गया, वरना रेस्ट जुडिकेटा लग जाएगा। वहां पर स्पेसिफिक बार है हमारा सेक्शन 24 में, ये स्पेसिफिक बात दे रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ पर कंपेंसेशन नहीं मांग सकते वंस अगर आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्या कहते हैं ऑर्डर डिसमिस हो गया।
फिर सेक्शन 25 कहते हैं द सेक्शंस एप्लीकेबल्स ऑन अवॉर्डर आर्बिट्रेशन। ये सारे सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल है अवॉर्डर आर्बिट्रेशन में, मतलब ये बार जो है या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अवॉर्डर आर्बिट्रेशन पे है। एक बार दोबारा से हम लोग पूरा का पूरा जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग अपनी वीडियोस को आज खत्म करेंगे, ठीक है। सेक्शन 9 बात करता है कि आपके पास कोई भी डिफेंस है, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफेंडेंट उन डिफेंस को यूज कर सकता है। सेक्शन 10 जो हमारा ओल्ड सीआरए में था वो हमारा डिस्क्रिशनरी था। नाउ हमारा जो एक बार मैं देखो अमेंडमेंट कब हुआ है, इसमें लिखा होगा आप लोग को बेरा में सेक्शन 10 ये दे रखा है अमेंडमेंट कि ये 2018 में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था सेक्शन 18 में, जहां पर हमारा मे की जगह शेल लगा दिया गया था कि शेल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो कोर्ट इन्फोर्स करेगा। तीन केसेस थे 11 to 14 एंड 16 में। 11(2) में बात करता है जब भी कोई ट्रस्टी जो है वो हमारी क्या कहते हैं एक्सेसिंग पावर कोई भी ले आती है, क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कराती है या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में इन्फोर्स कराती है, तब सेक्शन 14 कुछ ऐसी कंडीशंस बताता है जब आप कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्सेबल नहीं हो, जहां पर 4 कंडीशंस वो बताएगा। और सेक्शन 16 पर्सनल बास्केट रिलीफ बताएगा, आगे चल के हम देखेंगे कितना कौन कौन बताएगा। सेक्शन 11 बात करता है कि बताया आपको ट्रस्टी के खिलाफ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस 11(2) में एक्सेस ऑफ पावर्स एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सेक्शन 12 पार्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, 3 कंडीशन है। अगर आपने लीज परफॉर्मेंस अनपरफॉर्म्ड है, जो अनपरफॉर्म पार्ट है क्वांटिटीज की कम है, तो वहां पर आप कंपेंसेशन आप दे रहे हो तो ठीक है, पार्टी आपको वो कर लेगी, क्या कहते हैं एक्सेप्ट कर लेगी। अगर अनपरफॉर्म पार्ट आपका बहुत ही कंसिडरेबल पार्ट है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का, वहां पर भी आप पार्ट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपका जो अनपरफॉर्म पार्ट है वो आपका इंडिपेंडेंट है, वो उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा नहीं है, तो आप वहां पर भी पार्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन 13 बात करता है राइट्स ऑफ परचेजर और लेसर की, जहां पर अगर आपने प्रॉपर्टी को सेल करना है तो वहां पर सेलर तो क्या कहते हैं परचेजर आपकी सेलर को इन्फोर्स कर सकता है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। फिर उसके बाद सेकंड है कोई मॉर्गेज है तो वहां पर उस मॉर्गेज को हटाने के लिए भी आपके ऊपर कर सकता है, क्या कहते हैं आपसे कंपेल कर सकता है। दूसरा कर सकता है अगर आपने कोई भी वैलिडेशन या साइन ले रखी है ट्रांसफर करने से पहले तो उसको भी लाने के लिए उसको आपके ऊपर कंपेल कर सकता है। और अगर आपका कोई भी लेन है, राइट लेन है या फिर आपका बैड डेट्स है या फिर उसके ऊपर कुछ भी लगा हुआ है तो वो भी हटाने के लिए कंपेल करेगा, और अगर नहीं करेगा तो अपना डिपॉजिट वापस लेगा अगर आप नहीं कर सकते तो। सेक्शन 14 बात करता है, सेक्शन 14 किसकी बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स जो इन्फोर्सेबल नहीं है। 4 कंडीशन मैंने आपको बताई थी, पहला है सब्स्टिट्यूटेड, आपने सब्स्टिट्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 20 में जब एक्सेप्ट कर लिया है तो आप में से क्यों इन्फोर्स कराओगे, है ना। कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी जो कोर्ट मॉनिटर नहीं कर सकता। पर्सनल क्वालिफिकेशन के कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे एक्सेप्ट, और जो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर बता ही नहीं सकते डिटरमिनेबल नहीं है तो वहां पर भी नहीं होगा। सेक्शन 15 बात करता है हमारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की ऑब्टेन करोगे, आप कैसे ऑब्टेन करोगे, किसके खिलाफ ऑब्टेन करोगे, देखो हमने पढ़ा था, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। सेक्शन 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल बार से करता है। पहला सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की अगर आपने एक्सेप्ट कर ली इनकैपेबल में है, और अगर आप विलिंग है परफॉर्म के से पर आप फेलियर हो जाता है क्योंकि आपने दूसरी पार्टी की वजह से फेलियर हो जाता है, तो वहां पर आपको शो करना है कि भाई मैं तो तैयार था परफॉर्म करने के लिए पर दूसरी पार्टी ने मना करा, ठीक है। सेक्शन 17 बात करता है कि अगर आपके पास ये सेलर के कॉन्ट्रैक्ट को वापस वो कहते हैं राइट को एक्सेप्ट वो करता है प्रोटेक्ट करता है कि अगर सेक्शन 13 और 17 हम साथ में पढ़ते हैं। सेक्शन 17 बोलता है कि सेलर जो है वो कंपेल नहीं है सेल करने के लिए अगर पहले बायर को पता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी चार्ज है या फिर कुछ भी है, और अगर सेलर को गुड फेथ में नहीं पता था कि भाई उसके ऊपर सही में टाइटल नहीं है तो वहां पर भी वो कंपेल नहीं कर सकता उसके सेल के लिए। सेक्शन 18 बात करते हैं नो इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट वेरिएशन, अगर कोई भी ऐसी वेरिएशन हुई है फ्रॉड और मिस्टेक में तो वहां पर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्स नहीं होगी और एग्जीक्यूशन इन्फोर्स नहीं कर सकता। सेक्शन 20 भाई हमारा ब्लीचिंग पार्टी को कितने दिनों में जो नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी को 30 डेज में नोटिस भेजेगी फॉर सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की। 20A बहुत इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। 20B हमारा कोर्ट एस्टेब्लिश करेगा, कौन एस्टेब्लिश करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या कहते हैं कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करता, स्टेट गवर्नमेंट ही वो करता है एस्टेब्लिश करता है। 20C में बात करते हैं वो क्या कहते हैं स्पीडी डिस्पोजल की, 12 मंथ्स में हो जाना चाहिए, 6 मंथ्स में सर्विस ऑफ समन है, मैक्सिमम 18 मंथ्स में पूरा ही सूट डिस्पोजल हो जाएगा, ठीक है। एक्सटेंड 6 मंथ्स में हो गया क्योंकि 12 मंथ्स में ठीक है सर्विस ऑफ समन 6 मंथ्स में एक्सटेंड हो जाएगा, पूरा डिस्पोजल 18 मंथ्स में हो सकता है।
पावर टू अवार्ड कंपनसेशन, मैंने आपको बताया कंपनसेशन अवार्ड करेगा, कब कब करेगा, कैसे कैसे करेगा। सेक्शन 73 गाइडिंग प्रिंसिपल होगा, ये बात याद रखिएगा। सेक्शन 22 आप पार्टीशन के लिए मांग सकते हैं। सेक्शन 23 लिक्विडेशन मान लिया तो फिर जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बार हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ लिक्विडेशन डैमेजेस मांग सकते हैं। सेक्शन 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, बार करता है वो, अगर आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डिनाई में चला गया है तो आप कंपेंसेशन नहीं मांग सकते, यहाँ पर आपका रेस जुडिकेटर लग जाएगा। हाँ, ये था हमारा चैप्टर 2 खत्म होता है हमारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। कुछ चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टाइमलाइंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 18 मंथ्स वाली। बस ये छोटा सा ऐड था अभी सेक्शन, बड़ा सा पार्ट तो मतलब खत्म ही हो गया, आपका रिवाइज हो गया। अब हम कल पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन एंड प्रेसिशन, और फिर हम लोग कैंसिलेशन और बाकी खत्म कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, हसल करते रहिए, किसी दिन कामयाबी मिल ही जाएगी। बैंकिंग लॉस की वीडियोस यहाँ पर देखिए, बाकी मेरा चैनल चेक करिए, IBPS SO एंड NIACL एंड सबके काफी सारे मटेरियल्स अपलोड कर रही हूँ मैं डेली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बेर ऐप के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।